राइट टू एजुकेशन वाला जो पॉलिसी है, या यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए राइट टू एजुकेशन जो है ये पॉलिसी कहां से कनेक्टेड है? ये पॉलिसी कनेक्टेड है आप लोगों का एक एक्ट के माध्यम से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये एक्ट क्या है हम लोग समझ लेते हैं। पेन को सेट कर लिया मैंने। राइट टू एजुकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसका शॉर्ट फॉर्म है RTE। ठीक है, राइट टू एजुकेशन RTE 2002। अब देखिए राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये लैंडमार्क है इसका। ठीक है, लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन द इंडिया दैट गारंटीज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये जो एक्ट है 2009 में इस एक्ट को पब्लिश किया गया था, और जो ये पॉलिसी है राइट टू एजुकेशन ये 2002 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या कहती है? इसमें कहने वाला बात यही है कि जो एजुकेशन है वो हर बच्चों के पास होना चाहिए। ये इस एक्ट के माध्यम से या पॉलिसी दोनों इंटरकनेक्टेड है। इस एक्ट और पॉलिसी दोनों के माध्यम से यही रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश किया गया था इंडिया में कि हर बच्चों के पास एजुकेशन पहुंचना चाहिए। अब हर बच्चा अगर हम बोल देंगे ना, तो बच्चा का भी बहुत कैटेगरी है। हम लोगों ने जब सर्व शिक्षा अभियान पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम एक कैटेगरी का बच्चा हमें मिला, फिर अभी हम लोग जब पढ़ रहे हैं उसमें भी कैटेगरी एक मिल रहा है। तो देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान है और राइट टू एजुकेशन है उसमें जो एज ग्रुप को टारगेट किया गया है वो एज ग्रुप सेम ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का बात किया गया है। इस एजुकेशनल पॉलिसी के माध्यम से 6 साल से 14 साल तक का जो बच्चे हैं, मतलब जो लोग प्राइमरी, जैसे देखो हमारे कंट्री में नॉर्मली जो स्टैंडर्डाइजेशन है क्लास 5 के लिए 5 साल। ठीक है ना, क्लास 5 में 5 साल है। तो इसका मतलब है, सॉरी क्लास 5 नहीं, क्लास 1 के लिए जो क्लास 1 है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है उस गवर्नमेंट स्कूल में नॉर्मली KG1, KG2, UKG, LKG, प्री नर्सरी ऐसा वाला फंडामेंट्स नहीं रहता है। हमारे जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल का जो फंक्शनलिटी है उस स्कूल में नॉर्मली स्टार्ट होता है क्लास 1 से डायरेक्ट, है ना, जो प्राइमरी स्कूल है। तो क्या है, तो इस प्राइमरी स्कूल में नॉर्मली स्टार्टिंग होता है क्लास 5 से। ठीक है, ये मतलब ये कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ये एक लमसम एज है। अगर क्लास 4 मतलब 4 साल में भी एडमिशन करवाने के चाहेंगे तो कर सकते हैं एज पर द मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चा 1 साल मतलब 4 साल में पढ़ाई कर सकते हैं क्लास 1 में तो उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन नॉर्मली जो स्टैंडर्डाइजेशन है कि मतलब लोग प्रेफर करते हैं कि 5 साल का हो गया बच्चा तो क्लास 1 में ज्वाइन कर लेते हैं। तो मान के चलिए उसी के बाद 6 से 14 का अगर बात करेंगे तो उसी के बाद 6 से 14 मतलब कितने साल का डिफरेंस आ जा रहा है? 8 साल का। तो 8 साल का ये गैप को मीट किया गया है राइट टू एजुकेशन के माध्यम से, जहां पर एजुकेशन को कंपलसरी किया गया है। कहां से कहां तक? जो नॉर्मली प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं और साथ ही साथ अपर प्राइमरी लेवल पे कुछ क्लासेस को, मतलब जैसे क्लास 6, 7 तक। अगर मतलब ये स्टैंडर्डाइजेशन इस तरीके से बनाया गया था। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप याद रख पाएंगे ज्यादा दिन तक। तो नॉर्मली जब ये बन रहा था, ये पॉलिसीज को या एक्ट को जब फॉर्मेशन किया जा रहा था, तो इस चीज को ध्यान में रख के किया जा रहा था कि नॉर्मली एक बच्चा अगर क्लास 1 में ज्वाइन करता है तो वो 5 साल का होता है और 8 तक पहुंचते पहुंचते वो 14 साल तक हो जाता है, क्लास 8 तक। तो हमें ये जो एज है या ये जो क्लास है, स्टैंडर्डाइजेशन है, इसको मीट करना है कि एटलीस्ट क्लास 1 से क्लास 8 तक हर बच्चा स्कूल जाए और उसको फ्रीली एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। मतलब मिनिमम हमारे कंट्री में 8 क्लास तक, ठीक है, 8 क्लास तक बच्चे को पढ़ाई एटलीस्ट होना चाहिए। ये स्टैंडर्डाइजेशन को डेवलप करने का ही कोशिश किया गया है इस एज ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड का अगर हम बात करेंगे तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट या पॉलिसी का हम बात कर रहे हैं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है वो है आर्टिकल 21A।
और ये 21A कहां से आ रहा है? 21A आ रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शन आपका 3rd में आ रहा है, और ये हो रहा है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर 21 जो एक्ट है, 21 जो आर्टिकल है, इसके माध्यम से बहुत सारे तरीके का कंपलसरी चीजों को या राइट के बारे में बात किया गया है, जैसे एजुकेशनल राइट, डिग्निटी राइट और बहुत सारे फ्रीडम का राइट। हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हम अच्छे तरीके से ये सारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारी चीज को हम कवर भी करेंगे। ठीक है, तो आपको अभी जो याद रखना है, राइट टू एजुकेशन जो है, ये राइट टू एजुकेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कनेक्टेड। ठीक है, दूसरा क्या है, राइट टू एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? प्रोमोट यूनिवर्सल एक्सेस एंड इक्विटी इन एजुकेशन। इसका मतलब यूनिवर्सल, हमारे कंट्री में जितने भी बच्चे हैं सबके लिए एजुकेशन एक्सेसिबल हो जाए, सबके लिए एजुकेशन कंपलसरी हो जाए, और साथ ही साथ इक्विटी इन एजुकेशन। इक्विटी इन एजुकेशन क्या है? इक्विटी इन एजुकेशन मतलब सबका समान भाग रहना, मतलब समान पार्टिसिपेशन रहना, अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली मिलना चाहिए। सो दैट थिंग्स इज कनेक्टेड विद राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये यूनिवर्सली प्रोमोट हो जाए एजुकेशन, और साथ ही साथ इक्विटी, सबके पास इक्विटी रहे एजुकेशन को लेकर। देखिए यहां पर और एक ऑब्जेक्टिव का बात किया गया है, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड क्यों है? क्योंकि देखिए हमारे जो कंट्री का स्थिति है इसमें बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे शुरुआत में ही, तब हम लोगों ने बात किया था कि जो पॉलिसी का हम बात करते हैं, तो पॉलिसी में क्या बात करते हैं? जस्टिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, इक्वलिटी के बारे में हम बात करते हैं। और जब हम जस्टिफिकेशन, इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पर कंट्री का जो भी स्थिति है, कंट्री का जो भी फंडामेंट्स है, जैसे कि हमारे यहाँ पर स्टेटस को कैटेगराइज किया गया है, कास्ट को कैटेगराइज किया है, अगला पिछड़ा, ऐसे तरीके के बहुत सारे श्रेणी बना दिया गया है ना। और इसके माध्यम से प्रॉब्लम क्या हुआ है कि कुछ लोगों के, कुछ कास्ट के कुछ लोगों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि तुम लोगों का अधिकार ही नहीं है, एजुकेशन के ऊपर अधिकार नहीं है, फ्रीडम के ऊपर अधिकार नहीं है। हालांकि ये कहीं पर भी रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ बनाया हुआ बिलीफ है, सिस्टम है, कल्चर, जो हमारे कंट्री के साथ कहीं ना कहीं मिक्स अप हो गया है, और ये कुछ लोगों ने मिलकर इसको जबरदस्ती भी करके रखा है। तो जब ये पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था तो कहीं ना कहीं नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं हम रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर सबको प्रायोरिटाइज करके सब लोगों के लिए ये एक्ट को एंड पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर पाए, ताकि किसी भी श्रेणी से जो बच्चा बिलोंग कर रही है, किसी भी श्रेणी से हो, वो एटलीस्ट ये जो 6 से 14 साल तक का जो उम्र का हम लोगों ने बात किया है, इस कैटेगरी के अंदर, ये टारगेट ग्रुप के अंदर एटलीस्ट एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। देखिए कुछ चीजों के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं जो आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नोट है? तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये जब 2009 में इस एक्ट को किया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 साल में हुआ था। ठीक है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 साल में हुआ था। इसी के अंदर राइट टू एजुकेशनल एक्ट जो है इसको इन्वॉल्व करके फंक्शनलिटी में लाया गया था। अब देखिए जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में, तो एक चीज और ऐड किया गया था इस पॉलिसी के माध्यम से, जो है नॉन गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, जो आप लोगों को ज्यादा बुक में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता के रख रहा हूं, आप लोग चाहें तो इसको नोट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में हम लोगों ने बात किया कि गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का बात किया गया है। ठीक है, कि कोई भी श्रेणी का बच्चा हो, किसी भी बैकग्राउंड से, कास्ट से, रिलीजियस, जेंडर, किसी भी तरीके का बच्चे हो, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए।
साथ ही साथ इस पॉलिसी के अंदर ये इंस्ट्रक्ट किया गया था कि जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है वहां पर भी 25% रिजर्वेशन होना चाहिए जो इकोनॉमिकली अनस्टेबल पीपल है। इकोनॉमिकली जो बच्चे अनस्टेबल हैं, इकोनॉमिकली जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके माता पिता, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। दैट इज फॉर इकोनॉमिकली अनस्टेबल पीपल की। ठीक है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। और रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो 25% का बात किया गया था। ठीक है, नो फीस एंड कंपटीशन फीस, ये हमने बात कर लिया अभी इसी के माध्यम से। नो चाइल्ड लेबर, देखिए चाइल्ड लेबर का अगर हम परिभाषा समझेंगे तो चाइल्ड लेबर का परिभाषा यही है कि 18 साल के नीचे अगर बच्चा काम करता है, अर्निंग करने के लिए काम करता है, तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर आ जाता है ना। तो चाइल्ड लेबर पे होता क्या है, एबोलिशन होता है, मोस्टली एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को काम देते हैं तो वेजेस नहीं देना पड़ता है। अगर बच्चों को सही टाइम पे वेजेस नहीं भी देंगे तो उनके अगेंस्ट में कौन लड़ाई करेगा, या उतना कैपेबल नहीं होते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि चाय के टपरी में या कहीं पर भी आज भी चाइल्ड लेबर देखने को मिल जाता है, जहां पर अगर कोई एक मैच्योर पर्सन को जॉब में रखा जाएगा तो उसको हो सकता है 10,000 देना पड़े, और अगर कोई छोटा बच्चे को रख लिया जाए तो उसी जगह पे 1,000 या 2,000 दिया जाता है ना। तो दैट ऑल थिंग्स आर कम्स अंडर कंसिडरेशन। और उसी के कारण ये चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए भी राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल पे जाएगा तो एटलीस्ट वो पढ़ाई करेगा और उसका फ्यूचर सुधारेगा। स्कूल नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं पर वो चाइल्ड लेबर ही करेगा। तो ये हो गया राइट टू एजुकेशन, RTE 2002, और जो एक्ट है वो 2009 में आया था। ठीक है, 86 नंबर अमेंडमेंट और 21A कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है। ये सारे इंफॉर्मेशन को आपको याद रखना है। बताइए याद रख पाएंगे, समझ पाए हैं कि नहीं, वो भी बता दीजिए। ये जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो हमारे लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। लाइव क्लास हमारे UGC नेट JRF सोशल वर्क चैंपियन कोर्स में है, जो अभी आपका ऐप में, हमारे स्टडी सोशल वर्क के ऐप में लाइव है। तो आप भी चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा जून के एग्जाम तक, UGC नेट का जो एग्जाम होगा जून तक, तब तक वैलिड रहेगा। आप एक ही कोर्स परचेस करके आप जून तक का एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड क्लास, सारे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल और MCQs एकदम कंप्लीट मिलेगा। तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप चाहें तो इसी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके एजुकेशन को, आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम कोर्स में।